हेलो बच्चों, हाय। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एजुकेशन इज पावर में। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान को। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का मापन, विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले के ज़माना में शुरुआत में जब मापन के कोई पैमाना नहीं था, मापन के लिए कोई यूनिट नहीं था, तो लोग किस प्रकार मापते थे पता है आप लोगों को? पहले जब कोई पैमाना नहीं था तो लोग ये आप लोगों को तो पता ही होगा, लेन देन प्रणाली वाला तो पता ही होगा। जब किसी चीज़ को मापना होता था तो एक मुट्ठी के बदले एक मुट्ठी, लोग कहते थे ना कि भाई तुम मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो तो मैं तुम्हें एक मुट्ठी क्या दे दूंगा, चीनी दे दूंगा। ठीक है, एक लोटा तेल के बदले क्या दे दूंगा, एक लोटा गेहूं दे दूंगा। अगर मान के चलिए कि किसी को किसी चीज़ का हाइट मेजरमेंट करना होगा, हाइट को मापना होगा, तो किस प्रकार मापते थे? बित्ता से मापते होंगे, फीट से मापते होंगे, हाथ से मापते होंगे कि मेरे हाथ से। तो इस वजह से क्या होता होगा ना कि उसमें सही मेजरमेंट का पता नहीं लगता था। जब लोग बित्ता से मापते थे, इस प्रकार बित्ता से मापते थे, तो उसमें सही मेजरमेंट का पता नहीं लगता था। तो लोग उसमें क्या होता था कि जब कोई व्यक्ति जो है वो मान के चलिए मैं अभी इसको बित्ता से नापा तो यहाँ तक आया, ठीक है। अगर हमसे भी कोई लंबा व्यक्ति आएगा और वो अपने बित्ता से नापेगा तो वो यहाँ और यहाँ के नहीं आएगा, बल्कि वो यहाँ आ जा सकता है और ये यहाँ आ सकता है। मतलब इतना बड़ा भी किसी का भी बित्ता छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है बित्ता, तो इसमें भी सही मेजरमेंट का पता नहीं चलता था। मान चलिए हाथी से तो हाथ से नापता था, तो हाथ से कोई का छोटा हाथ होता है, कोई का बड़ा हाथ होता है, तो इसमें भी क्या होता है कि सही मेजरमेंट का पता नहीं लगता था, सही मापन का पता नहीं लगता था। तो इसीलिए क्या हुआ, एक पैमाने का इस्तेमाल किया गया, एक पद्धति आया। कौन सी पद्धति? तो विज्ञान और मापन यानी कि बहुत सारे यूनिट का इस्तेमाल किया जाना लगा। जब वैज्ञानिक तरीक़ों को अपनाए, अपने अपने वैज्ञानिक ने जब बहुत सारे प्रयोग किए तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको हम माप सकते हैं, एक यूनिट बना सकते हैं। एक यूनिट बनाकर उसी यूनिट में हर कोई मापेगा। तो इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, सही मेजरमेंट की जानकारी हो पाई। और अभी इस समय अभी आधुनिक समय मतलब प्राचीन समय में ऐसा कोई यूनिट नहीं था जिससे हम लोग मापन की क्रियाविधि कर सके, माप सके, किसी भी चीज़ को सही मेजरमेंट कर सके। लेकिन अभी आधुनिक समय में प्यारे बच्चों हमारे पास सही मेजरमेंट है, हम लोग सही मेजरमेंट का पता लगा सकते हैं, हम लोग सही तरीके से किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 9 का विज्ञान है, जो कि फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइंस तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो आखिर विज्ञान को कहते क्या है, विज्ञान होता क्या है, क्या कहलाता है विज्ञान, क्या होता है विज्ञान? क्या आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है? आपने तो कक्षा 8वीं में तो पढ़ी ही होगा। तो आप लोगों को क्या पता है कि विज्ञान किसे कहते हैं? यदि आपको कोई भी टीचर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, यदि आप लोगों को पढ़ाता है कोई भी सब्जेक्ट, तो आप लोग सबसे पहले पूछिए जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उस सब्जेक्ट पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, अगर मैथ पढ़ाता है तो आप पूछिए कि मैथ क्या होता है और मैथ पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हैं। हो सकता है संस्कृत पढ़ाता हो तो संस्कृत किसे कहते हैं, संस्कृत क्या होता है, संस्कृत पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, हम अपने जनरल लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे। जिस प्रकार अभी हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं तो फिजिक्स किसे कहते हैं ये बताने वाले हैं, फिजिक्स क्या होता है ये भी बताएंगे, फिजिक्स का इस्तेमाल हम अपने जनरल लाइफ में किस प्रकार करेंगे वो भी बताएंगे। मतलब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसको हम अपने जनरल लाइफ से जोड़कर चलते हैं। क्योंकि ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान और मापन, ये एक प्रकार का यूनिट तो है, मापन है, मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। तो ये हमारे जनरल लाइफ में तो इस्तेमाल हो ही रहा है ना। क्योंकि ये जो हम पढ़ेंगे इसी का ना इस्तेमाल करेंगे हम अपने जनरल लाइफ में, और करते भी हैं और हमें पता भी नहीं रहता है। क्योंकि हम लोग आज तक जितना भी मैथ साइंस कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम उसका जनरल लाइफ में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, परंतु हमें पता नहीं रहता है कि हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इसमें कौन सा नियम लग रहा है। आखिर इसमें न्यूटन का नियम लग रहा है तो कौन सा न्यूटन का नियम लग रहा है, न्यूटन के प्रथम नियम लग रहे हैं कि द्वितीय नियम लग रहे हैं कि तृतीय नियम लग रहे हैं, इसका तो हमें पता नहीं रहता है, लेकिन हम लोग उस काम को कर लेते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा तभी तो पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और इसमें कौन सा साइंस का रूल लग रहा है। तो आइए हम लोग चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों एवं उनसे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं, तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों एवं उनसे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। है ना, बहुत लाजवाब और इजी सा डेफिनेशन है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विज्ञान जो होते हैं उनकी कितने शाखाएं हैं, विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है। तो विज्ञान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है, ये देखिए आप लोग, पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान। अब बताइए कि भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिकल साइंस बोलते हैं और जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान ये जो है, जीव विज्ञान को आप जान गए। अब भौतिक विज्ञान का संबंध किससे है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भौतिक विज्ञान का संबंध किस प्रकार से है, किससे है, तो निर्जीव पदार्थों से है। भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों से है। ठीक है, तो जीव विज्ञान में हम जब भी किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो हमेशा सजीव होता है। हम सजीवों का अध्ययन हमेशा जीव विज्ञान में करते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान भी 2 भागों में विभक्त है, 2 भागों में बटे हुए हैं, है ना। देखिए यहाँ पर एक भौतिकी है तो एक रसायन है, यानी कि यहाँ पर भौतिकी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, भौतिकी को फिजिक्स बोलते हैं और रसायन को केमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कि जीव विज्ञान जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, यानी कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान इन दोनों के 2-2 बाल बच्चा है। ठीक है, 2-2 भाग में बटा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि जीव विज्ञान जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है, पहला है वनस्पति विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान। एक को जूलॉजी बोलते हैं तो दूसरे को बॉटनी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बताइए क्या आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, इसमें कितना इजी सा डेफिनेशन है। विज्ञान किसे कहते हैं, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों एवं उनसे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कितना इजी है, विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं होती हैं, है ना। तो बताइए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से आप लोगों के पिताजी होते हैं ठीक उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का एक पिता होता है, एक जनक होता है। ठीक है, तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान जिसको भौतिक विज्ञान हम लोग बोलते हैं, इस जो मापन वाला चैप्टर है, विज्ञान और मापन का जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे पिताजी के नाम दिए हुए हैं। जितने भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं उन सभी के जनक के बारे में जानना है कि कौन से विज्ञान के पिता का क्या नाम है, किस विज्ञान के पिता का क्या नाम है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों में कि देखिए यहाँ पर कि प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है।
प्राचीन, यहाँ पर देख लीजिए, प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? तो न्यूटन। प्राचीन भौतिक विज्ञान के मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले न्यूटन सर ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोज निकाला था। इसीलिए हम लोग न्यूटन को प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता के रूप में जानते हैं। और तत्पश्चात आधुनिक भौतिक विज्ञान, यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है, और ये आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है अगर पूछ दे तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह उठता है कि सर यहाँ पर दो पिता हैं, एक प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता है तो दूसरा आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता है। क्या ऐसा रियल में होता है? क्या ऐसा रियल में होता है कि एक बच्चे का दो पिता हो, एक नए का पिता तो एक पुराने का पिता? ऐसा किसी का होता है? नहीं ना, किसी का ऐसा ना होता है कि वो नए पिता है तो वो पुराने पिता हैं। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स में हैं, फिल्मों में हो सकते हैं, कहानियों में हो सकते हैं, लेकिन ये रियल में नहीं होते हैं। ये प्राचीन भौतिक विज्ञान और आधुनिक भौतिक विज्ञान का सीधा स्पष्ट है कि प्राचीन का मतलब सबसे पहले का और आधुनिक का मतलब अब का, जो अभी चल रहा है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे तो आप घबराइएगा नहीं ना कि प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? तो न्यूटन सर। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता कौन है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत ईजी है। अब देखिए ये रसायन विज्ञान जो है इसके पिता कौन है? रसायन विज्ञान के पिता तो एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर किसका पिता है? तो रसायन विज्ञान का। बहुत ईजी है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जीव विज्ञान शब्द के जन्मदाता कौन है? जीव विज्ञान शब्द को किसने जन्म दिया है? आखिर इसका भी तो कोई जन्मदाता होगा। तो ये देखिए फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। 1802 में किया था। क्या किया था? तो जीव विज्ञान शब्द के निर्माण किया था। जीव विज्ञान शब्द का जन्म तो नहीं करेगा, निर्माण ही करेगा। तो ये जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किया था। कौन किया था? तो एक था फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क और दूसरा था जर्मन के वैज्ञानिक ट्रेविरेनस, जिसने 1802 में जीव विज्ञान शब्द का निर्माण किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु। और ये अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो यूनान के रहने वाले थे। ठीक है प्यारे बच्चों, और जीव और जंतु ये दोनों जो होते हैं वो सेम चीज़ें हैं। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, इन दोनों में हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, इसीलिए इनके आंसर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के पिता जो है वो अरस्तु हैं, जो कि यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, अरस्तु कौन थे? पूछ देगा कि अरस्तु कौन थे? तो ये देखिए अरस्तु प्लूटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु जो थे वो प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु से ही बड़े वैज्ञानिक थे ये प्लूटो, जिन्होंने अरस्तु साहब को शिक्षा दिए थे, वैज्ञानिक बनाए थे। लेकिन अरस्तु के शिष्य और सिकंदर के गुरु, ये सिकंदर जो है वो अरस्तु के शिष्य था, क्योंकि सिकंदर जो है वो अरस्तु से शिक्षा लिया हुआ था। तो हुआ ना, अरस्तु के शिष्य और अरस्तु प्लूटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु प्लूटो के शिष्य और सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, अब देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोस्फिटस जो है वो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, जो क्या थे? तो अरस्तु के शिष्य थे। ये थियोस्फिटस नाम के वैज्ञानिक जो हैं वो भी इन्हीं के शिष्य थे। किनके? तो अरस्तु महाशय के। और वैज्ञानिक
पूछ दे आपसे कि बताइए सर वैज्ञानिक किसे कहते हैं, विज्ञान विज्ञान बड़ी बोल रहे हैं कि विज्ञान है, ये है वो है, विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान के बारे में जानते हैं, तो वैज्ञानिक कौन होता है? तो वैसा व्यक्ति जो विज्ञान के बारे में अध्ययन करता हो, पूर्ण रूप से गहराई में जाकर अध्ययन करता हो, तो उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विज्ञान के बारे में अध्ययन करता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ तक में आपको कहीं भी किसी भी तरह का समस्या है नहीं है ना? तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं ना? तो आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, अन्यथा हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है प्यारे, तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जितने भी वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी नियम को फॉलो करते तो ज़रूर हैं, किसी न किसी नियम को फॉलो करते हुए ही किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उन सभी एक्सपेरिमेंट को मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया, यानी कि वैज्ञानिक विधि के 5 अंग होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि के 5 अंग होते हैं और इन्हीं 5 अंगों की मदद से वैज्ञानिक अपना कार्य पूर्ण करते हैं, अपने प्रयोग को पूरा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि घटनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना, या फिर घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। घटनाओं का मतलब मान के चलिए कि कोई भी घटना होता है तो उसका सावधानी तरीके से उसका प्रयोग करना और प्रयोग करने के बाद उसमें से परिणाम निकालना। ठीक है, और दूसरा में बोला जा रहा है कि संभावित कारणों का अनुमान लगाना। जब आप लोग देखते होंगे बारिश के मौसम में कि वैज्ञानिक ही होते हैं जो संभावित कारणों का यानी कि संभावना व्यक्त करते हैं। आप लोग देखते नहीं हैं कि पेपर में 2 दिन पहले ही ये न्यूज़ आ जाती है कि फलाना तारीख को पानी यानी कि बारिश होने की संभावना है, अतः सतर्क रहें। तो ये जो है वो वैज्ञानिक ही तो संभावित परिणाम निकालें, संभावना व्यक्त किए, वैज्ञानिक ही थे ना जिन्होंने संभावना को व्यक्त किया। तो यही सब चीज़ों का अनुमान लगाना। और तीसरा में आप देख सकते हैं कि परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। मतलब हाँ, वैज्ञानिक जो होते हैं वो जब भी किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, किसी उपकरण का निर्माण करते हैं, तो वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, अच्छी तरह से वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन सभी कारणों का वो पता लगाते हैं, उनका परीक्षण करते हैं, उसके बाद ही वो उनको किसी और के पास भेजते हैं या किसी और काम में उसको लगाते हैं। ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए कि जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना। इसका मतलब है कि जब वैज्ञानिक किसी चीज़ का जांच कर लेते हैं तो उसके बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब संपूर्ण तरीके से वो जांच करने के बाद वैज्ञानिक अपना निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, और उसी को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन। जब वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि उनके विचार को परिवर्तित किया जाए, उनके सामर्थ्य को बदला जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने विचार को परिवर्तित करते हैं। मान के चलिए कि उन्होंने कोई चीज़ का आविष्कार किया और उन्हें लग रहा है कि अभी ऐसा है, और कुछ समय के बाद उन्हें लग रहा है कि वैसा नहीं था, अब वो किसी और चीज़ में वो लग रहा है या फिर वो किसी और चीज़ के लिए बन गया है, तो वो अपने विचार विमर्श को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि क्या आपको इतना में कहीं भी प्रॉब्लम है इन 5 अंगों में?
नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वो मापन है जिसका अंग्रेजी में मेजरमेंट बोलते हैं मापन को। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मापन किसे कहते हैं, मापन क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी राशि को ही इंग्लिश में क्वांटिटी बोला जाता है। तो किसी भी राशि को मापने के लिए या किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, कुछ मानक चिन्हों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम मापन कहते हैं। और इसी मानक को, इसी स्टैंडर्ड को राशि कहते हैं, कुछ उस राशि का मात्रक कहते हैं, यानी कि यूनिट कहते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से दो डेफिनेशन निकल चुके हैं। एक तो आपका मापन का निकल गया, मापन, और दूसरा मात्रक का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोगों को दो डेफिनेशन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं मापन का कि किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो मापन कहते हैं। और इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भौतिक राशि को जानते हैं और भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में जानते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं ये जानेंगे, और भौतिक राशि के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को जानेंगे, उनके डेफिनेशंस को जानेंगे, और उनके उदाहरण को जानेंगे, और उनके कुछ मुख्य स्टेप के बारे में जानेंगे, कुछ मुख्य पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि यह क्या होता है, भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस राशि को मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, तो भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि को मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी राशियों को मापा जा सकता है, तो समय हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, बल हो गया, ऊर्जा हो गया, वेग हो गया। ये जितने भी राशियां आपको दिखाई दे रही हैं ये सभी जो हैं वो एक प्रकार के भौतिक राशि है। और भौतिक राशि को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब ये दो भागों में बांटा तो गया है, उन दोनों का नाम क्या है, तो पहले का नाम है अधारी राशि और दूसरे का नाम है व्युत्पन्न राशि। अब अधारी राशि किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। अधारी राशि वे राशि होते हैं, अधारी राशि वे राशि होते हैं जो स्वतंत्र मानी जाते हैं, जो स्वतंत्र माने जाते हैं उसे अधारी राशि कहते हैं। ये किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। अधारी राशि किसी अन्य राशि एवं मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, अधारी राशि कहलाते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। और इनके कुछ मुख्य उदाहरण हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ठीक है। अब जानते हैं कि अधारी राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। यदि पूछ दिया जाए कि अधारी राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। और इन 7 के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि अधारी राशि की संख्या 7 होती है, ठीक है, 7 होती है। और इनमें सिर्फ एक पद होते हैं। अधारी राशि में अन्य पद, कोई और अन्य पद नहीं होता है, बल्कि एक ही पद होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं व्युत्पन्न राशि में, तो व्युत्पन्न राशि उसे कहते हैं जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, बल्कि आधारी राशि पर निर्भर करता है, ठीक है।
यदि आपसे पूछ दिया जाए कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि वे राशि हैं जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है एवं जिसे आधारी राशि की सहायता से लिखी जाती है, आधारी राशि की सहायता से लिखी जाती है, व्यक्त की जाती है, उसी को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और व्युत्पन्न राशि के ये जो निम्नलिखित उदाहरण है जिसको जान लेते हैं। क्षेत्रफल जो कि व्युत्पन्न राशि के उदाहरण है, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, और ये इनमें जो होते हैं व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद होते हैं। आधारी राशि में एक पद होते हैं जबकि व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद होते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाता है कभी कभी कि आधारी राशि किसे कहते हैं, तो आप लोग इसका डेफिनेशन दे दीजिएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन ये वाला हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशि में अंतर स्पष्ट करें, तो आप लिख दीजिएगा सिंपल सा, आधारी राशि में एक पद होते हैं और व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद होते हैं। आधारी राशियों की संख्या 1 है जबकि व्युत्पन्न आधारी राशि की संख्या 7 है जबकि व्युत्पन्न राशि की संख्या 1 भी नहीं है। आधारी राशि में आधारी राशि स्वतंत्र अवस्था में होते हैं जबकि व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, तो आशा है कि आप लोगों को यह बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछ दिया जाता है, खास करके ये क्वेश्चन एग्जाम में VVI है, MVVI यानी कि मोस्ट वेरी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो अभी हम डील करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में, आधारी राशि एवं व्युत्पन्न राशि में अंतर स्पष्ट करें, अंतर लिखे। तो ये जो है वो हमेशा आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और अंतर हमेशा साइंस में जब भी आप लिखिएगा तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और जो इस तरफ लिखिएगा उसी के अपोजिट उस तरफ होना चाहिए। जिस लाइन से इस तरफ शुरुआत हो रहा है उसी लाइन से इस तरफ भी शुरुआत होना चाहिए, तो ही आपका सही होगा, नहीं तो वो गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में, यहाँ पर देखिए आधारी राशि में एक पद होते हैं जबकि इनमें एक से अधिक पद होते हैं। यह स्वतंत्र मानी जाती है जबकि व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं मानी जाती बल्कि आधारी राशि पर निर्भर करती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी संख्या 7 होती है जबकि इसकी संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाता है कि मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक को हम अंग्रेजी की भाषा में यूनिट बोलते हैं, तो मात्रक किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसी को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में यदि आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर बताइए, बाकी का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी भी राशि को मापन के लिए, किसी भी राशि के मापन को व्यक्त करने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कितने चीज़ों की, तो मुख्य रूप से 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और उन 2 चीज़ों में देखिए यहाँ पर मापन का 2 चीज़ क्या क्या है, तो पहला है संख्यात्मक मान और दूसरा है मात्रक। संख्यात्मक मान और मात्रक यानी कि दोनों चीज़ जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो उसी को बोलते हैं मापन। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ये 50 जो है वो एक प्रकार का संख्यात्मक मान है जबकि इसमें 50 kg बोलते हैं। इसमें kg का
लगा देते हैं, केजी लगा देते हैं, तो ये एक प्रकार का मात्रक हुआ। 40 संख्यात्मक मान और केजी मात्रक, 10 संख्यात्मक मान और एम मात्रक हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं संख्यात्मक मान और मात्रक। ठीक है, और मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक यदि पूछ दिया जाए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कौन कौन? तो अधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अधारी राशि अधारी मात्रक, व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक। तो इन 2 चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इन 2 चीज़ों का डेफिनेशन अभी मैं लिखवा देता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, बाकी का हम मिटा देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आधारी राशि, आधारी मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। आधारी राशि मत बोलिएगा, ये आधारी मात्रक है, और वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि अधारी मात्रक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं एकदम सिंपल वे में कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर न करता हो उसे अधारी मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जिस प्रकार अधारी राशि स्वतंत्र थे, उसी प्रकार ये भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और इनका एग्जाम्पल उन्हीं के जैसा है लंबाई, द्रव्यमान और समय इत्यादि। ठीक है, और ठीक उसी के प्रकार व्युत्पन्न मात्रक है, जिस प्रकार से वहाँ पर व्युत्पन्न राशियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। जिस मात्रक जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, और उसमें भी वही था, वो भी निर्भर करता था और ये भी निर्भर कर रहा है। ये भी आधारी मात्रक पर निर्भर कर रहा है, वो भी आधारी राशि पर ही निर्भर करता था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के पास ज़रूर पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।